नमस्कार। मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं मधुकर उपाध्याय जी से बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और जैसा आपको मालूम है कि पहले उनके कई पॉडकास्ट बन चुके हैं और उसी सिलसिले में बात करते हुए चूँकि उनका काफ़ी लंबे अरसे तक जुड़ाव रहा बीबीसी के साथ और पत्रकारिता जगत से, तो मैं ये टिप्पणी से अपनी बात शुरू करूँगा कि लोगों में ये भावना है और ऐसी बात होती है कि आजकल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म बहुत कम है, लोग अनुसंधान रिसर्च नहीं करते, उनमें जिज्ञासा की कमी है। तो मुझे लगता है कि ऐसा हाल सदैव तो नहीं रहा होगा, क्योंकि पहले ही यदि देखा जाए तो काफ़ी खोज बीन करके लिखा है। गांधी जी तो स्वयं पत्रकार थे और बहुत मेहनत करते थे, लिखते थे। तो इस दृष्टि में आप क्या कहना चाहेंगे कि अखबार नवीसी का हाल पहले क्या था? क्योंकि आपने तो विशेष रूप से 47 और उससे पहले के अखबार नवीसी पर काफ़ी नज़र डाली है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो अखबारों का जो असर हुआ करता था लोगों पर, वो कम हुआ है जी, इसलिए कि लोगों का भरोसा टूटा है, भरोसा कम हुआ है। पहले एक बहुत बड़े शायर थे, उनका एक शेर है इस पर। वो कहते हैं कि अब आग कहाँ लगी है, ये कौन इस वक्त कौन देखने जाए, जी, अखबार में पढ़ लेंगे, कल सुबह होगी तो कल अखबार में पढ़ लेंगे। तो वो इतना भरोसा था कि अगर कहीं आग लगी है और कुछ उससे नुकसान हुआ है तो अखबार इत्तला कर देगा, विश्वसनीयता थी उसकी। अब नहीं है जी। तो अब तो ये है कि छापने को सच ही छपता है, मगर जी, प्रेस के मालिक को जो सच दरकार है जी, तो वो यहाँ तक अब गिर गए हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसका कॉर्पोरेटाइजेशन, अखबारों में जो पैसा, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो बड़े बड़े कंपनियों ने, तब उस समय इंडस्ट्री नहीं देखा जाता था इसको। बल्कि गांधी जी ने तो इसके खिलाफ हमेशा किया, और न उनके यंग इंडिया में और न ही हरिजन में जी, उन्होंने तय कर दिया था कि इसमें विज्ञापन नहीं छपेगा, जी, हमारे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होगा, हम जो चाहेंगे वो लिखेंगे। जी। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तब भी होता था, अच्छा। लोग करते थे। और बल्कि जब आप इन अखबार का, इन चीज़ों का जिक्र करते हैं, वैसे एक ये कि आपके बहुत सारे सुनने वालों को ये लगता होगा कि अखबार कोई एक शब्द है, दरअसल ये प्लूरल है। अच्छा। खबर का, खबर तो का अखबार। जब कई खबर हो तो अखबार, जो कंपाइल किया हुआ है वो अखबार है वो खबर। और ये अबुल फजल की डायरी में, किताब में उनकी मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि अकबर अखबार पढ़ा करता था। अच्छा। पढ़ना नहीं आता था, मतलब किसी से सुनता था। तो अखबार मतलब वो रोल करके खबरें जो अलग अलग सूबों से, अलग अलग इलाकों से आती थी, वो अकबर को सुनाई जाती थी जी। वो अखबार का उस वक्त उल्लेख वहाँ भी मिलता है। जो सबसे मज़ेदार किस्सा मुझे याद है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का और जर्नलिज्म पर से का, वो जॉन बुल है। जॉन बुल, जी। जॉन बुल एक अंग्रेज़ था। वो अखबार निकालता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज़ था कि इनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, तो उन पॉलिसीज़ के खिलाफ आलोचक थे वो। आलोचना करता था। और कांग्रेस तो का उस समय आता पता नहीं था, लेकिन जो लोग भी ईस्ट इंडिया कंपनी के मुखालिफ थे जी, उनके बीच में बहुत लोकप्रिय अखबार था वो जॉन बुल। कलकत्ते से छपता था और बहुत सारी तो प्रतियां न छपती होंगी, और लेकिन देश के तमाम हिस्सों में जॉन बुल मिल जाता था। तो ये नाम भी था एक व्यक्ति का और अखबार भी था। अखबार का ही नाम था ये जॉन बुल। हाँ, वो जो व्यक्ति था उसका क्या नाम था? उसका नाम याद नहीं है। उसका नाम जॉन बुल से मिल जाएगा। हाँ, जॉन बुल से मिल जाएगा। लेकिन जॉन बुल ने एक रिपोर्ट छापी जी,
उसकी एक प्रति इलाहाबाद भी आती थी। अच्छा। और उस ज़माने में इलाहाबाद बहुत बड़ा सेंटर था। ये मेरा ख्याल है 1820-25 के बीच की बात तब तक प्रिंटिंग प्रेस आ गया था। प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था, किसी रूप में आ गया था, तभी छप के वो आता था। तो जॉन बुल ने एक रिपोर्ट छापी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत बहुत ख़राब है, फाइनेंशियल आर्थिक हालत। अच्छा। हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन, और इतनी ख़राब है कि अब वो अपने सिपाहियों को तनख्वाह भी नहीं दे सकते। तो उनको पैसे जुटाने की ज़रूरत महसूस हो रही है जी। और ये खबर लगी है जी कि वो बहुत सारी इमारतें हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं ताकि उससे बेच के कुछ पैसे मिल जाए। तो फिर जॉन बुल ने ही रिपोर्ट किया कि एक इमारत वो बेच चुके। अच्छा। वो मोती महल थे, मोती महल, आगरा में। अच्छा। और उससे जो पैसे मिले उसका लोग ईंट तक उठा ले गए, संगमरमर जो लगा था सब उठा ले गए, सब तोड़ ताड़ के बर्बाद कर दिया, खिड़की दरवाजे उखाड़ ले गए, वो बिक गया। जी। तो उन्होंने कहा जब दूसरी जो इमारतें अब वो बेचने की कोशिश में हैं, उसमें चूंकि दिल्ली में उनका सेंटर है और कलकत्ता उनका बड़ा केंद्र है, राजधानी है, तो दिल्ली की इमारतों को उस तरह हाथ नहीं लगाना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कुतुब मीनार अगर बिक जाए तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। अच्छा। और दूसरी जो बड़ी इमारत उनकी नज़र में थी वो ताजमहल थी। ताजमहल, हाँ, उन्होंने कहा कि इसको बेच देते हैं। जी। उसका जॉन बुल ने लिखा कि उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए तय की गई, फ्लोर प्राइस उसका। हाँ, कि इतने में होगा और नीलामी हो जाएगी। तो ये अखबार में छप गया। जी। वो इलाहाबाद में एक महिला ने पढ़ा। जी। 1900 कह रहा हूँ 1822 में जी शादी करके आई थी यहाँ जी। और उनके हस्बैंड बर्फ़ खाने में काम करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के सीधे मुलाजिम नहीं थे, लेकिन कनेक्टेड थे क्योंकि तमाम जगह बर्फ़ पहुँचाना और ये करना सब ये उन्हीं के ज़िम्मे था। तो उनको ये लगा कि ये तो बहुत गलत बात है, तो उन्होंने अपने पति से बात करने की कोशिश की। वो कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया। उनको लगा कि ये बिना मतलब सरकार के मतलब जो अड़ंगा लगा रही है तो इसकी बात नहीं सुनते। लेकिन वो फैनी पार्क्स नाम था उनका, फैनी पार्क। तो फैनी पार्क्स को लगा कि इस पर तो होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है, ताजमहल कैसे कोई बेच सकता है। जी। तब तक उन्होंने ताजमहल देखा भी नहीं था। अच्छा। फैनी पार्क्स ने, इलाहाबाद से आगरे की दूरी थी तो हाँ जी। और उस जमाने में सड़क से चलना मुहाल था। मैं उसका जिक्र बाद में कर दूंगा, आप पूछ लीजिएगा कि वो कैसे गई ताजमहल देखने। तो उन्होंने चिट्ठियां लिखनी शुरू की और बताया कि साहब ये तो बहुत ख़राब है और ये ऐसे ही है जैसे कोई वेस्टमिंस्टर इंग्लैंड में बेच दे। जी। आप ऐसी ऐतिहासिक चीज़ को बेच कैसे सकते हैं। तो उस पर करते करते भी वो इंडिया ऑफिस में गया और यहाँ गया, चर्चा शुरू हुई। फिर फाइनली वो रुका। ताजमहल नहीं बिका। जी। हालांकि खरीदार आ गया था। हाँ, वो एक मथुरा के एक साथ थे, तो उन्होंने कहा कि इसका संगमरमर बड़ा अच्छा है और वो कृष्ण के भक्त थे, तो उन्होंने कहा एक मंदिर कृष्ण का मथुरा में बनवाएंगे बड़ा, इस संगमरमर का। अच्छा। तो उनको बस यही था कि, लेकिन उन्होंने दाम कम लगा दिया। वो शायद 2.25 लाख ही देने को तैयार थे। जी। तो बात उस पर अटकी हुई थी, वरना तो बिक ही गया होता उचित। जी। तो आजकल उनके खानदान के लोग अभी हैं, वो कानपुर में रहते हैं। अच्छा। हाँ, मैंने उनको भी ट्रैक कर लिया। जी। उनको पता था ये? उनको पता था कि हमारे बाप दादे ताजमहल खरीदने के चक्कर में थे। जी। तो वो ताजमहल बिकते बिकते बचा। उस समय एक इसको लगा कि मैंने इतना किया और ताजमहल का बिकना रुक गया, तो मुझे कम से कम देख तो लेना ही चाहिए उसे, फैनी पार्क को। फैनी पार्क्स ने उस समय सड़क से नहीं चल सकते थे क्योंकि उसका अनुभव जो सड़क से यात्रा ठगी वगैरह और बहुत ज़्यादा, तो उसके सामने लोगों को मारा और ठगों ने कैसे गला रेत देते थे, क्या करते थे। तो लोगों की सलाह थी कि सड़क से ना चला जाए। तो नाव की उसने
जी। इलाहाबाद से, और कासगंज गई नाव से यमुना में। यमुना में वो कासगंज तक गई। जी। फिर कासगंज का डिस्क्रिप्शन है, फिर वहां से उसका कोई एक दोस्त था वहां, तो उसने उन्होंने इस यात्रा का भी डिस्क्रिप्शन किया है, वर्णन? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा, ज़्यादा। ओके। और फिर वो आगरा पहुंची। जी। जो ताजमहल डिस्क्राइब किया है फैनी पार्क्स ने, जी। वो आंखें खोल दे आपकी, ऐसा डिस्क्रिप्शन है। उसने लिखा कि चारों ओर झाड़ियाँ वाड़ियाँ उगी हुई हैं, एक हिस्सा थोड़ा सा साफ करके लोगों ने रखा हुआ है, और एक बड़ा सा चबूतरा है जिस पर गायें और बकरियां लोग बांधते हैं, और पुआल लादा हुआ है, वही गाय भैंस बांधने का तबेले जैसा वो था। तो उसने कहा कि ये लोग, हमने तो लड़ाई लड़के ताजमहल का बिकना रुकवाया, इनको कदर ही नहीं है जी, जिनका है ये। फिर उसने देखा कि एक तरफ बहुत साफ सुथरा सा था, तो उसने कहा यहाँ क्या है? उन्होंने कहा यहाँ अंग्रेज हाकिम जो आते हैं वो यहाँ डांस करते हैं और म्यूजिक अच्छा। व्यूजिक बजाते हैं, और डांस हॉल, बैंक्वेट हॉल था। हाँ, खुला, ओपन एयर। तो उसने कहा ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। फिर वो बहुत अरसे तक वहाँ रही, और उसने कहा कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि ताजमहल किसी की कब्र है, या मुझे हमेशा लगा कि ये कोई मंदिर है, और ये कोई बहुत ऐसी जगह है, पवित्र जगह, जहाँ जाके आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आप इबादत जैसी वो ख्याल आते हैं आपको। तो उसने वहाँ रुक के ढूंढना शुरू किया उसके आसपास, वो घूमती रही। फिर एक पुराना गाइड मिला उसे, और ये किस्सा मुझे उनकी फैनी पार्क्स की किताब में इसका उल्लेख है। तो वो कहती हैं कि एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास रास्ते पुराने और नीचे उतरने के बाद के मालूम थे जिसे। जी। तो वो उसे ताजमहल में अंदर तहखाने में जो चीज़ें थीं वो ले जाके दिखाना, जहाँ तक दरवाजे खुल सकते थे वो खोल के दिखाना। जी। फिर इसने फतेहपुर सीकरी में जाके किला भी देखा। जी। इसने कहा कि एक जगह दीवार थी, और ऐसा लगता था कि जैसे उस दीवार को किसी ने बनवा दिया है बाद में। जी। वो दीवार पहले न रही होगी, पटवा दिया गया वो। हाँ। तो उस गार्ड ने कहा कि सुरंग वगैरह थी। हाँ, कुछ रहा होगा। तो उसने कहा कि मैं इसको मैं जानता हूँ कि ये कहाँ से इसकी ईंटें निकल सकती हैं, मैं निकाल के आपको उस पार पहुँचा दूंगा। अच्छा। आप देख लीजिए क्या है वहाँ। तो फैनी पार्क्स वहाँ गई जी, और दिए लालटेन की रोशनी लेके, क्योंकि कुछ दिखता उगता ज़्यादा था नहीं, और एक अंधेरा ऐसे ही था जी। तो उसने लिखा कि एक 7-8 कोने का एक बड़ा सा हॉल है, और काफ़ी ऊंची छत है, और छत पर 2 शहतीरे हैं ऊपर, और उनसे लोहे के चुल्ले लगा के लटकाए हुए हैं। उसको लगा कि यहाँ फांसी दी जाती होगी। अच्छा, फांसी घर। हाँ। तो वो देखती रही, फिर उसकी नज़र नीचे गई तो रोशनी में जी फैनी पार्क्स लिखती है कि मुझको कांच की टूटी हुई चूड़ियाँ मिली। किसी औरत को फांसी दी गई थी। फिर उसको लगा कि ताजमहल सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है जी, सिर्फ मुमताज की कहानी नहीं है, ऐसी तमाम औरतों की भी कहानी है जो जिनका नाम लेवा ही कोई नहीं है। कोई नाम लेवा नहीं है। उसने मतलब वो आप पढ़ते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ये सब, हाँ, ये उस किताब में इसका जिक्र है। तो ये तो एक तरह से यात्रा वृत्तांत है, ट्रेवलॉग है। बिल्कुल है। और ये माना जाता है कि बहुत दिन तक तो अंग्रेज़ों ने इग्नोर किया जी, क्योंकि एक उसी के साथ की ही शादी करके एक और महिला आई थी जी, संयोग से उनका नाम भी फैनी था। अच्छा। लेकिन वो चूंकि बड़े ख़ानदान की थी और कनेक्शंस रहे होंगे, तो उन्होंने भी एक ट्रैवलॉग लिखा। अच्छा। एक अरसे तक उनके ट्रैवलॉग को मास्टरपीस माना जाता था जी, लेकिन जब फैनी पार्क्स का ट्रैवलॉग आया तो लोगों ने कहा कि दिस इज यूजलेस, कैनॉट बी कंपेयर्ड। हाँ, अब आपको असली
ट्रैवलॉग मिला राइटिंग है। पढ़ने को मिली है। ये तो ताजमहल का किस्सा। फैनी पार्क्स का एक और मज़ेदार किस्सा है, जब वो संगम पर कुंभ का जिक्र करती हैं अच्छा, और बताती हैं कि कितने बड़ी संख्या में लोग आते थे। लोग आते उस थे। समय भी लोकप्रिय था, इतनी आस्था थी लोगों में। हाँ हाँ। जी तो वो कहती है कि मुझे इनकी हालत ईस्ट इंडिया कंपनी खराब थी जी वो उसको ले जाके ताजमहल बेचने से जोड़ देती है कुंभ जी को, और कहती है कि इन्होंने क्या किया कि टिकट लगा दिया कुंभ में आने का, जी कि आपको 1 रुपया देना पड़ेगा जी। एक डुबकी लगाने का। संगम में डुबकी लगाने का 1 रुपया। 1 रुपया, उससे इनको आमदनी हो रही थी। जी। और मेला वाला तो जो लगता था वो लगता ही था, तो उससे वसूली अलग से हो रही थी। फिर इनको लगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो इनको कन्वर्ट किया जा सकता है जी आप ईसाइयत की ओर। तो उसने लिखा कि करीब 10 एक चबूतरे ऊंचे ऊंचे, जी। और उस पर सफ़ेद चोगा पहने पादरी लोग बाइबल लिए हुए और कुछ कुछ बोलते रहते थे। उनको सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन ऐसे ही अंग्रेजी इलाहाबाद में कौन समझता उस ज़माने में। तो लेकिन वो बोलते थे अपना, कुछ कुछ कहते। इसको तो समझ में आ ही रहा था, फैनी पार्क्स को तो समझ में आ ही रहा था। फैनी पार्क्स ने लिखा कि कोई उनकी ओर ध्यान भी नहीं देता था जी। और हैरानी इस बात की है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग, इनको किसने बताया कि आज ही की तारीख में आना है, ये कौन सा कैलेंडर है, ये कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, पंचांग जो है अपना, उसको नहीं पत्रा, मालूम। हाँ। उसको पंचांग नहीं पता। जी तो वो कहती कि कैसे आते हैं और ये पादरी लोग यहाँ खड़े होके बोलते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जी ये यूजलेस एक्सरसाइज है और बाइबल को उसकी खूबियों की वजह से पहचाना जाना चाहिए। इस तरह की पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए नहीं, इस तरह करना ये ठीक नहीं है। जी। मतलब ये बहुत कमाल की बात है। और वापस ताजमहल पे आते हुए, ये एक तरह से विरोधाभास है कि कहाँ संगम पे तो इतनी भीड़ लगती थी और लोग दूर दूर से आते थे, और दूसरा वहाँ पर आगरे में ताजमहल है जिसके बारे में कोई लोकल टूरिस्ट देखने आते हों वो कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ झाड़ियाँ थी हर तरफ से। थी, गाय बांधते थे लोग, गाय बांधते थे लोग, खूंटे गाड़ रखे थे वहाँ। तो उस समय लोगों में वो कौतूहल नहीं था कि इसको जाके देखें कि एक ऐसी बिल्डिंग है, सफ़ेद इमारत इतनी नायाब बल्कि बनाई मुझे गई याद है। आता है एक किस्सा जो मेरा ख्याल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है, जिसमें वो लिखता है कि मैं बहुत लो फ्लाई कर रहा था जी और मेरे ट्रेजेक्ट्री में ताजमहल आ रहा था। अच्छा। और मुझे लगा कि ये टूट जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान मैं कर दूंगा, तो मैंने किसी तरह लिफ्ट करके ऊपर उठाया और ताजमहल को बचा लिया मैंने एक तरह से। नहीं तो वो नो, हाँ, वो वॉर जोन का हिस्सा था। ऐसे भी बहुत करीब है वो, मथुरा कोई जी मतलब राजस्थान से ऑलमोस्ट लगा ही हुआ है। बिल्कुल जी। तो ये बहुत आपने देखा, बहुत ही ये दिलचस्प किस्सा है, और ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि जॉन बुल के बारे में, और ये कनेक्शन के सिर्फ वो 75,000 रुपये कम थे, नहीं तो मथुरा के वो सेठ शायद खरीद लेते ताजमहल और मंदिर बन गया होता। लेकिन इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, बातचीत ये मधुकर उपाध्याय जी से जारी रहेगी।